Hello students, I am Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College अजमेर। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया आपको और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और जो आज का टॉपिक है वो है प्रोटोज़ोआ। प्रोटोज़ोआ जो हैं ये बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस फाइलम में और ये पहला फाइलम है हमारा जिसको हम पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा टॉपिक है इसके मेन ऑब्जेक्टिव मतलब इनमें मेन खास बातें जो मैं आपको बताऊंगी वो है, सबसे पहले प्रोटोज़ोआ के बारे में आपको बताऊंगी। तो जब मेरी ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको प्रोटोज़ोआ के बारे में पूरा मालूम चल जाएगा। आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब किस तरह से दिखता है ये जानवर। प्रोटोज़ोआ में जो जानवर आते हैं इस संघ में, इस फाइलम में जो जानवर आते हैं बेटा, वो किस तरह के दिखते हैं, हमें देखने में कैसे लगते हैं वो, और कितने प्रकार के प्रोटोज़ोआ होते हैं हमारे जो हमको मालूम है, जिनकी खोज हो चुकी है अब तक। उन प्रोटोज़ोआस के बारे में आपको मैं बताऊंगी। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के कितने मेथड्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन के, किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है प्रोटोज़ोआ का जो जानवर है, जो जंतु है प्रोटोज़ोआ के फाइलम में जो जंतु पाए जाते हैं वो किस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। और इसके बाद इनसे कौन कौन से भयानक, घातक या कम घातक, ज़्यादा घातक ये सारे रोग जो हैं वो कौन कौन से प्रोटोज़ोआ कौन से किस प्रकार के रोग फैलाते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके बारे में बताऊंगी मैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनको लेने से वो घातक रोग या वो प्रोटोज़ोन्स को हम उनको मार सकते हैं या उनको इनहिबिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रोटोज़ोआ के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो व्यूअर्स, हम देखेंगे इस स्लाइड में, ये जो प्रोटोज़ोआ की स्लाइड है इसमें एक जंतु बना हुआ है। इस जंतु का नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है इसका? पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम है इसकी शेप जैसे आप देखेंगे तो कैसे लग रही है, एक स्लिपर के समान, एक चप्पल की जैसी इस भांति इसकी जो है संरचना लग रही है हमें। और इस जंतु में, इस प्रोटोज़ोअन या इस पैरामीशियम में जो है सबसे बाहर क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर सीलिया लगे हुए हैं। आप लेबलिंग देख लीजिए इस डायग्राम में, सीलिया पाए जाते हैं ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद एक बीच में बड़ी सी संरचना है, उसको कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। फिर इसमें माइक्रोन्यूक्लियस भी पाया जाता है, दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें पैरामीशियम में। फिर इसके बाद आप देखेंगे इधर की तरफ ओरल ग्रूव पाई जाती है, इसे ओरल ग्रूव कहते हैं, जहाँ से कि अपना पोषण ग्रहण करता है ये जंतु। फिर इसके बाद इसमें फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। फिर ये एनल पोर पाया जाता है इसमें, जहाँ से कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ है अपने वो बाहर निकालता है, एग्जिट करता है अपना वेस्ट मटेरियल। और ये बीच में जो नीचे आपको दिख रही है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये, जो कि वैक्यूल का काम करती है, बैलेंसिंग का काम करती है एनिमल के, और डिफरेंट तरह के और भी कार्य करती है जो कि वैक्यूल्स के कार्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोटोज़ोआ क्या होते हैं? तो ये जो वर्ड है प्रोटोज़ोआ, ये एक ग्रीक वर्ड से मिलके बनता है जिसका मतलब होता है फर्स्ट एनिमल। तो द वर्ड प्रोटोज़ोआ कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटोज़ोन, इसका मतलब विच मीन्स फर्स्ट एनिमल। दूसरी बात इसमें जो है, जो प्रोटोज़ोआ जो होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं इस प्रोटोज़ोआ ग्रुप में, वो सब यूनिसेल्युलर होते हैं। कुछ मल्टी सेल्युलर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, परंतु ज़्यादातर प्रोटोज़ोआन्स सब यूनिसेल्युलर का मतलब एक कोशिकीय। प्रोटोज़ोआन्स जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनको यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि इतने छोटे होते हैं ये कि हमें हमारी नेकेड आइज से हमको ये दिख नहीं सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हमें ये एनिमल्स दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो मीन्स छोटे, ऑर्गेनिज्म मीन जंतु। तो ये बहुत छोटे होते हैं
आकार में। तीसरी बात जो प्रोटोजोआंस की होती है, वो प्रोटोजोआ कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज ग्रुप ऑफ अबाउट 65,000 स्पीसीज, मोस्ट ऑफ विच आर हार्मलेस, फ्री लिविंग एंड इनहेबिट्स वाटर एंड सॉइल। तो ज़्यादातर जो प्रोटोजोआंस हैं इनकी बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं, 65,000 के करीब स्पीसीज़ होती हैं, और ये ज़्यादातर हमको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले होते हैं इनमें से। और कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और वो पानी में भी पाए जाते हैं, और हमारी जो ये सॉइल है, जो मिट्टी है, इसमें भी पाए जाते हैं। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है वो ये है, अ फ्यू स्पीसीज आर पैथोजेनिक इन नेचर। पैथोजेनिक मीन्स डिजीज़ फैलाने वाले। तो कुछ स्पीसीज जो होती है प्रोटोजोआंस की, वो डिजीज़ फैलाने वाली होती है। इन नेचर पैरासिटाइज ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, कॉजिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ इन्फेक्शंस इन अ ईयर अराउंड द वर्ल्ड। और ये क्या करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं इसमें, वो हमारे मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, ह्यूमन के अंदर। और ये क्या करते हैं कि बहुत तरह के इन्फेक्शंस या रोग उत्पन्न कर देते हैं। और ये जो पैथोजेनिक प्रोटोजोआंस होते हैं वो, तो हमें इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्रोटोजोआ के, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो ये है कि ये मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद फुली फंक्शनल सेल। यूनिसेल्युलर मीन्स एक कोशिकीय, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। और इनमें जो एक ही कोशिका जो होती है, ये पूरे सारे इस जंतु के कार्य को संपादित करती है। कोशिका, एक ही कोशिका के सारे ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं, इसलिए प्रोटोजोआंस को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दूसरी बात इसमें जो है, लाइव फ्रीली मे बी पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। तो प्रोटोजोआंस जो है ये पैरासिटिक का मतलब किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं, या कभी कभी ये साथ में रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में। इससे भी बेनिफिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसको बेनिफिट देता है। तो ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। तीसरी बात, प्रोटोजोआंस आर कीमोहिटोट्रॉफ्स। ये कीमोहिटोट्रॉफ्स भी होते हैं। एंड दे आर मोटाइल, हैव लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स। ये क्या होते हैं, मोटाइल मीन्स एक जगह से दूसरे स्थान पे जो है ये गमन करते हैं। लोकोमोशन का मतलब गमन करना। ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल इनके लोकोमोशन के कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं इनमें, जिनको कि फ्लैजिला और सीलिया होते हैं इनका नाम, और जिनकी सहायता से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या गमन करते हैं या गति करते हैं। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पर। तो प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक, रिजेंबल टू एनिमल सेल, कंटेन मेजर सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटोजोआ जो है वो इनको यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी कहते हैं, और ये एनिमल सेल की जैसी भी दिखाई देती हैं। और इसके अंदर मेजर सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो है न्यूक्लियस, जो कि बीचों बीच पाया जाता है मध्य में, और माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। देयर ऑर्गेनल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर फीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। तो इनकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो बहुत हाईली स्पेशलाइज होते हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए। तो द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोप्लाज्म एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोप्लाज्म। तो जो एक्टोप्लाज्म वो क्या कार्य करता है, एक्टोप्लाज्म मीन्स बाहर की तरफ, इस कोशिका में बाहर की तरफ जो अंदर का द्रव्य पाया जाता है कोशिका के अंदर का, उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और उसके अंदर की तरफ का जो द्रव होता है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म, अंदर की तरफ। तो एक्टोप्लाज्म जो है हेल्प्स इन मूवमेंट, फीडिंग एंड प्रोटेक्शन। तो कोशिका को के चलन में, उसको फीड करने में और उसको प्रोटेक्ट करने में काम में आता है। उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म, जो बाहर का जो द्रव्य होता है कोशिका का। एंडोप्लाज्म हाउसेस न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड फूड। एंडोप्लाज्म क्या करता है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और फूड मटेरियल्स को अंदर अपने अंदर संरोपित करके रखता है। तो सम प्रोटोजोआ हैव स्पेशल अपेंडेजेस
कुछ प्रोटोजोआंस में चलने के लिए, मूवमेंट के लिए स्पेशल अपेंडेजेस होते हैं, उनको फ्लैजेला कहते हैं, फ्लैजेला एंड सीलिया दैट हेल्प्स इन देयर मूवमेंट्स। जैसा भी मैं आपको पहले चित्र में बताया था ना, पहले चित्र में, कि सीलिया होते हैं, पैरामीशियम के बाहर जो संरचना होती है वो सीलिया कहते हैं। इसी तरह से यूग्लिना करके एक जीव होता है, वो भी एक प्रोटोजोआ होता है और उसके अंदर एक फ्लैजेला पाया जाता है जिसकी सहायता से वो गति करता है। तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स टू पंप आउट एक्सेस वाटर। देयर शेप मे रिमेन कांस्टेंट especially in ciliates or change constantly as seen in amoeba। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दो प्रकार के द्रव्य होते हैं इस कोशिका में, तो इसका चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो जो एक्टोप्लाज्म जो बाहर है वो थोड़ा लिक्विड होता है और एंडोप्लाज्म जो अंदर की तरफ जो द्रव्य है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। ये दो तरह के द्रव्य क्यों पाए जाते हैं? ताकि कोशिका गमन कर सके, गति कर सके और इसमें मूवमेंट हो सके। इस प्रोटोप्लाज्म का या जीव द्रव्य का एक स्थान से दूसरे स्थान में ये गति कर सके। जानवर जैसे कि एमीबा होता है उसमें गति ये एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म की सहायता से ही कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने जो प्रोटोजोआ के बारे में हमने जो डिस्कस किया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हमारे आज के पहले पोर्शन हमारा जो लेक्चर है उसमें हम आज यहीं तक ही पढ़ेंगे हम। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर पेशेंटली हियरिंग मी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन टॉक टू मी बाय फ़ोन और यू कैन also email me. My email address is given. So I thank you students. Once again I repeat my name. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. Thank you.